अस्सलाम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम केस नंबर 3 आसमा जलानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली मेरी इन वीडियोस का मकसद ये होता है कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आप जब ये लॉग एग्ज़ाम देने जाएंगे उसमें अगर ये केस आ जाए तो आपने 20 नंबर के क्वेश्चन में आपने कितनी लेंथ बनानी है, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें जो रेस करने हैं, और कुछ चीज़ें आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो उस तरीके से एक एवरेज स्टूडेंट भी ये क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट कर लेगी। मेरे अपने पर्सनल नोट्स हैं जो मैं शेयर करता हूँ। तो इससे पहले स्टेट वर्सेस 200 पे भी मैंने ब्रीफ इस पे वीडियो बनाई हुई है। उस पर बकायदा मैंने बताया कौन कौन से पॉइंट्स आपने रेज करने हैं और उसको एक्सप्लेन करना है और किस तरह शुरू करना है, किस तरह ख़त्म करना है। इस तरीके से केस नंबर 1 मौलवी तमुइज़ुद्दीन वाला भी केस, ये सारे केस तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, लेकिन एग्ज़ाम में इसको कितना लिखना है कि एवरेज स्टूडेंट भी इसको क्लियर कर जाए, तो वो सारी डिटेल में मेरे चैनल का मकसद है कि वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं हर बार कहता हूँ कि क्वेश्चन का देखो क्वेश्चन किस तरीके से आता है। अब ये क्वेश्चन या तो केस नंबर से भी पूछ सकते हैं कि PLD 1972 SC 139 केस क्या है, और या वो कैसे डिस्कस आसमा जलानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डिस्कस करो। दोनों में से वो कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको मैं हर बार कहता हूँ केस नंबर भी आना चाहिए और पार्टीज़ जो हैं वो भी पता होनी चाहिए कि इस केस में दो पार्टीज़ कौन कौन सी थी, और उनकी आपको थोड़ी हिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है लिखना है, 20 नंबर के क्वेश्चन में कितनी लेंथ होनी चाहिए, टाइम भी मैनेज करना है, क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करना है। तो इसमें इंट्रोडक्शन, बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फैक्ट्स लिखने हैं, डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट में केस किया, या डायरेक्ट अगर सुप्रीम कोर्ट में गया डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, फिर अपील टू सुप्रीम कोर्ट, फिर आर्गूमेंट्स ऑफ बोथ पार्टीज इन सुप्रीम कोर्ट, फिर डिसीजन क्या था और उसका कंक्लूजन क्या था। बस ये चीज़ें इनफ हैं। ये पहले स्केच बनाया करो अपने माइंड में तसल्ली से, पहले क्वेश्चन पेपर देख के क्वेश्चन पढ़ा करो, उसके बाद स्केच बनाया करो, उसके बाद स्टार्ट किया करो। अब इंट्रोडक्शन वही चलता आ रहा है जो पिछले दोनों वीडियो से चलता आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। उसमें कहते हैं जुडिशरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड लॉ। इट डेवलप्स लॉ बाय गिविंग जजमेंट व्हिच बिकम प्रेसिडेंट्स, और प्रेसिडेंट्स में बी रिकॉर्डेड इन सोर्स ऑफ लॉ इन पाकिस्तान टू द superior court gave judgment which become precedents, and there have been a lot of important leading cases in history of Pakistan. आसमा जलानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इज़ वन ऑफ देम। अब जितने भी केस लॉज आएंगे इसमें आपने इंट्रोडक्शन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान तक यहाँ तक लिखना है, और यहाँ पे आगे लिखा ना आसमा जलानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। यहाँ पे जो भी केस नंबर होगा, जो भी पार्टीज़ होंगी, उसके वहाँ पे आप आगे आगे यही नाम लिख देना है कि दोज पार्टीज़ और दिस दैट, और उनका केस इज़ वन ऑफ देम। ये अब एक्स्ट्रा अगर इसमें थोड़ा लिखना चाहते हो तो ये भी लिख देते, इन दिस केस द इम्पोजिशन ऑफ मार्शल आर्ट जनरल याया खान एजम्पशन ऑफ चीफ मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर बाय हिम वाज चैलेंज। ठीक है, ये एक्स्ट्रा लिखना चाहते हो ठीक है, अदरवाइज वो जो पहला पैराग्राफ है वो भी आप लिख देते हो तो इनफ है। अब बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट का बेंच चीफ जस्टिस हमूदुर रहमान थे और बाकी जितने जजेस थे उनके नाम है, लेकिन अगर भूल जाते हो पेपर में तो आप यूँ भी लिख सकते हो। तो बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज कंसिस्टेड ऑफ वन चीफ जस्टिस हमूदुर रहमान एंड अदर फोर जजेस। पर बेहतर यही है कि आपको जितने जजेस के नाम आते हैं उनके लिख दें, और जो बाकी आपको टोटल पता होनी चाहिए इतने जजेस हैं, और रिमेनिंग दो जजेस पे उन पे ये मुश्तमिल था। ठीक है, यू भी ओके है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका देखते हैं जी। उसमें रोल ऑफ जनरल यहिया खान, मलिक गुलाम जलानी, अल्ताफ़ जोहर का रोल क्या था, कॉजेज ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन क्या होते हैं, डिटेंशन लॉ, चैलेंज ऑफ डिटेंशन लॉ, पर्सनस चैलेंज द डिटेंशन, और नेचर ऑफ द रिट क्या होती। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पहले तरतीब में लिखने हैं, फिर इनको बारी बारी एक्सप्लेन करना है। अब रोल ऑफ जनरल यहिया खान, जनरल यहिया खान वॉज चीफ मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे जब मार्शल लॉ वॉज इम्पोज पर जनरल यहिया खान ऑन मार्च 25 1969, which when he took over the power from the General Ayub Khan. This marked the second intense martial law in Pakistan. ठीक है, ये इनका रोल आ गया। अब रोल ऑफ गुलाम जलानी और अल्ताफ़ जोहर कौन थे। तो गुलाम जलानी थे वॉज लीडर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ अवामी लीग थे। रोल ऑफ अल्ताफ़ जोहर, ही वॉज अ सिविल सर्वेंट एंड एडिटर ऑफ डॉन न्यूज़पेपर डॉन न्यूज़पेपर, न्यूज़ लिख के छोड़ नहीं देना, डॉन न्यूज़पेपर के वो एडिटर थे। अब जो हिस्ट्री है इस केस की वो क्या है, जो कॉजेज ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन, दोनों को अरेस्ट और डिटेन क्यों किए कि फर्स्ट जो गुलाम जलानी थे उन्होंने अपना एक लेटर लिखा प्रेसिडेंट याहिया खान को 7 अप्रैल 1971 को। उन्होंने ही एक्सप्रेस हिज अपोजिशन, उन्होंने शदीद तनकीद की इन द यूज़ ऑफ फोर्स इन ईस्ट पाकिस्तान। तो प्रेसिडेंट ने बंगाल जो है उस पर जो भी कोई प्रॉब्लम्स चल रहे थे। सेकंड, अल्ताफ़ जोहर जो थे उन्होंने पब्लिश कर दिया उनका लेटर डॉन न्यूज़पेपर में। तो एज अ रिज़ल्ट बोथ गॉट अरेस्ट एंड डिटेन्ड। अब डिटेंशन लॉ क्या था जिसके तहत वो उनको डिटेन किया गया, वो था मार्शल लॉ रेगुलेशन नंबर 78 ऑफ 1971। ये आपने बिल्कुल एज इट इज़ वहाँ पे पेपर में इसी तरह मेंशन करना है।
अब चैलेंज क्या था जी कि पटिशनर्स ने चैलेंज किया कि जी जो रिटेंशन की गई है इनकी वो अनलॉफुल है, अनकॉन्स्टिट्यूशन है और दैट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स। अब पर्सनस कौन थे जिन्होंने चैलेंज किया? मिस आसमा जलानी और सेकंड मिस रीना जोहर। फर्स्ट अपील गई थी मिस आसमा जलानी, जो 18 साल की यंग गर्ल थी, उन्होंने फाइल किया अपील इन द लाहौर हाई कोर्ट में फॉर द रिलीज ऑफ मतलब गुलाम जलानी। द अपील वाज फाइल्ड इन लाहौर हाई कोर्ट बिकॉज गुलाम जलानी वाज अरेस्टेड फ्रॉम लाहौर एंड शी वाज द डॉटर ऑफ मतलब गुलाम जलानी। बस इतना इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। फिर सेकंड अपील की गई मिस जरीना गौहर ने, तो सिंध हाई कोर्ट में बिकॉज कराची से अरेस्ट एंड डिटेन किया गया था अल्ताफ़ गौर को। शी वॉज अ वाइफ ऑफ अल्ताफ़ गौर। बस इतना इंट्रोडक्शन बहुत है। अब नेचर ऑफ रिट क्या थी? रिट ऑफ हैबिस कॉर्पस फाइल की गई थी दोनों की तरफ से और बोथ अपील्स वर फाइल्ड अंडर आर्टिकल 98 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1962 के तहत। अब डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट गया था, द हाई कोर्ट डिसमिस बोथ पटिशंस। हाई कोर्ट ने दोनों की जो अपील्स थी वो डिसमिस कर दी। हाई कोर्ट हेल्ड दैट दे हैड नो जुरिस्डिक्शन बिकॉज जो क्लास 2 ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट रिमूवल ऑफ डाउट ऑर्डर नंबर 3 ऑफ 1969 वो barred the courts from the questioning the validity act done under martial law regulation number 78 of 1971 के इस क्लॉज के तहत हाई कोर्ट को मार्शल रेगुलेशन नंबर के अंदर के रह के ये जो रिट्स हैं ये इंटरटेन करने का हक नहीं है और दोनों को जो इसकी अपील्स थी वो डिसमिस कर दी गई। अब ये एक्स्ट्रा जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन अगर ये भी पेपर में लिखाते हो तो ठीक है, अच्छी बात है कि रिमूवल ऑफ डाउट्स ऑर्डर क्या था। ये जनरल याह्या खान ने इंट्रोड्यूस कराया था 1969 में। अकॉर्डिंग टू इट एनी एक्शन बाय आर्मी चीफ और मार्शल अथॉरिटी कैन नॉट बी चैलेंज एनी कोर्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। ठीक है। अब अपील टू सुप्रीम कोर्ट आफ्टर द डिसमिसल, अब हाई कोर्ट से डिसमिस होगी पिटिशन तो आसमा जलानी जो थी उन्होंने फाइल की पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ आर्गूमेंट्स बाय द बोथ पार्टीज। अब ये आगे एक और हेडिंग देनी है, दोनों पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या आर्गूमेंट्स दिए जी बाय स्टेट एंड बाय मिस आसमा जलानी। सबसे पहले बाय स्टेट, द स्टेट ने हुआ थी जी केल्सन्स थ्योरी सजेस्टेड द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी कैन बी कंसीडर्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन एज एग्जांपल द मिलिट्री coup of 1950 was deemed legal and the Supreme Court of Pakistan under martial law अंडर चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर इन स्टेट वर्सेस 200 केस। स्टेट वर्सेस 200 केस में जो मार्शल लॉ था उसको सुप्रीम कोर्ट ने लीगल करार दिया गया और उस पर कोई अपोजिशन भी नहीं था। तो ये जैसे मैंने बताया था कि स्टेट वर्सेस 200 केस की जजमेंट अगले आगे केसेस में वो अप्लाई होगी। तो उन्होंने बोला अगर उसमें लीगल था तो इसमें भी फिर लीगल ही होना चाहिए। फिर आर्गूमेंट्स बाय मिस आसमा जलानी ने उन्होंने कहा था जी और कंट्री इज़ नॉट अ फॉरेन कंट्री विच हैज़ बीन इन्वेडेड बाय द आर्मी और कंट्री इज़ नॉट ए लैंड टेरिटोरी विच हैज़ बीन ऑक्यूपाइड बाय द आर्मी। तो मार्शल लॉ जो है वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में राइज नहीं होता, वो एंड बी इम्पोज्ड इन द यानी कोई मेजर डिजास्टर होता भी इम्पोज होता है। सो देयर वाज नो एनी सच सर्कमस्टांसेस। तो इनका जो याह्या खान साहब का जो मार्शल है वो इलीगल है। तो पाकिस्तान का अपना लीगल डॉक्ट्रीन है कुरान ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। सो द मार्शल लॉ वाज नेवर सुपीरियर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया जी? सुप्रीम कोर्ट गिव द फॉलोइंग डिसीजन। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया हांस कैंसल की थ्योरी को। सुप्रीम कोर्ट आल्सो rejected the principle laid on state versus Doso case was held that they which were laid the principles laid in the case of state versus Doso were not justified नहीं थे। Supreme Court also declared the martial law illegal। So martial law अगर illegal Supreme Court ने declare कर दिया तो martial regulation नंबर उसका भी कोई इफेक्ट नहीं है और जो उनकी arrest और detention है वो भी illegal करार दी गई। और सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा प्रिविल किया और मार्शल लॉ में और उन्होंने एक जजमेंट दी सुप्रीम कोर्ट ने सुपीरियर कोर्ट्स आर नॉट बाउंड टू फॉलो एनीवन। अब कंक्लूजन जितनी पीछे एक्सप्लेनेशन की आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, यहाँ मैं अपनी वर्डिंग में लिखा है या पढ़ देता हूँ। टू कंक्लूड द ओवरऑल डिस्कशन फ्रॉम वी कैन से द हॉर्स कंसर्न थ्योरी वाज डिसअप्रूव्ड इन आसमा जलानी केस एंड द जजमेंट ओवररूल्ड द डिसीजन ऑफ स्टेट वर्सेस 200। आसमा जलानी केस पेव द वे फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन द कंट्री। तो इस तरीके से ये 20 नंबर का क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है। इंशाल्लाह जितने इंपॉर्टेंट केसेस हैं उन पर मैं आगे वीडियो प्रोवाइड करूँगा। गुड लक स्टूडेंट्स।